बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है, पहला और एक प्रीवियस ईयर दोनों सेट प्रैक्टिस डाल चुका हूँ। डेली रात के 10 बजे अपलोड हो जाएगा। आपका जीके जीएस का होगा, जीके जीएस और साइंस का स्पेशल चल रहा है, जिसमें साइंस का इसमें ऐड किया हुआ प्रैक्टिस सेट 2 में आपका साइंस ऐड किया गया है 25 प्रश्न जो कि मैथ के साथ देता है। ठीक है, तो चलिए उसका भी एमसीक्यू करवाऊंगा। और सबसे पहले शुरू करते हैं आगे जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट। चलिए, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। पहला प्रश्न बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बता सकते हैं मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप बताएंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, डेट्रोइट। याद रखिएगा डेट्रोइट जो है निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए इकोनॉमिक्स से भी मैं करवा दूंगा, पंचवर्षीय योजना से अपलोड कर दूंगा कल तक का वीडियो। ठीक है, डेट्रोइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जवाब देंगे। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी ऑटोमोबाइल। याद रखिएगा ऑटोमोबाइल याद रखेंगे। चलिए, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है, बताएंगे। अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है। थोड़ा से हो जाता है लैंग्वेज अचानक पढ़ने में। ठीक है, तो इसमें बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो तीसरा प्रश्न का जवाब है आंसर, इसका जवाब दीजिए आयात और निर्यात। ये आप अरिहंत का प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार एसएससी का, याद रखेंगे। और इसी तरह जल्द आ रहा है दृष्टि का एमसीक्यू जो कि बिहार एसएससी के लिए आ रहा है। और 3 तारीख से आपको हमेशा रात को 12 बजे प्रैक्टिस सेट होगा आपका टोटल सिर्फ जीके जीएस का। ठीक है, डेली रात में। और एनसीईआरटी चलेगा 6 to 8 का, याद रखेंगे 6 to 8 का, वो भी खान सर का बुक से 1 लाइनर। और उसके बाद खान सर का ही एमसीक्यू भी चलेगा, टेंशन ना लें, जल्द आने वाला है। 3 तारीख से अपलोड हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भराना और उधर प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। तब तो बिहार प्रैक्टिस सेट का शुरू करें। और बिहार प्रैक्टिस सेट का अगर आप चाहते हैं बिहार एसएससी का कि रीजनिंग बनाएं, रीजनिंग के चाहते हैं, तो मैं रीजनिंग का चाहता हूँ सिर्फ आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ और सिर्फ उसका आंसर बताऊँ, आप सोल्व खुद करें, आप उस पर टाइम लें। ठीक है, और टोटल आपको 50 क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू कराऊँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा जो है वो आपको डिटेल बहुत पढ़ाता है, लेकिन एमसीक्यू बहुत कम होता है। तो मैं करवाना चाहता हूँ क्योंकि आपको बिहार एसएससी निकालना है, याद रखेंगे। चलिए, इसका आंसर आप जानेंगे। तीसरा का ये है आयात निर्यात। चलिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। कौन करता है राजकोषीय नीति तैयार, तो वित्त मंत्री। देखिए राजकोषीय नीति गजब कर दिया, देखिए क्वेश्चन सिर्फ घुमाया। ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। चलिए, 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न बोलता है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी, बताइएगा। मतलब भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई, ये आपके सामने बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए। तो ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1952 मतलब 1952। याद रखिएगा 1952, अप्रैल 1952 में आई थी, याद रखिएगा। चलिए, छठा प्रश्न का जवाब दीजिए। छठा प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न का जवाब देंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है। बता रहे हैं राजनीतिक दबाव का जो है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है। आप जवाब देंगे, इसके 4 ऑप्शन हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, जन मतलब जनता, याद रखेंगे। चलिए आगे चलिए, 7वां प्रश्न आपके सामने है। 7वां प्रश्न में क्या है, आंसर बोलता है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है, बताएंगे। ऊपर जो है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसे सबसे ज़्यादा ऊपर माना जाता है। सबसे पहले इसे ही माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को, याद रखेंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। ऐसे छोटे छोटे क्लिप दे देंगे और राष्ट्रपति से और उपराष्ट्रपति से बनने वाला एमसीक्यू मैं डाल चुका हूँ अनुच्छेद के साथ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 8वां का प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका साइंस का रहेगा, क्योंकि आपको एक भी छूटना नहीं चाहिए। साइंस मैंने पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो इसमें सम्मिलित है। चलिए 9वां प्रश्न
9वां प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। आपके सामने 9वां प्रश्न का आंसर याद रखिए भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न आपके सामने है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया है? मौलिक अधिकार से मैंने क्वेश्चन कर दिया है, मैंने एमसीक्यू करवाया, जाइएगा जरूर देखिएगा। नलिन अकाडमी पॉलिटिकल एमसीक्यू में जाइएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र पे। तो किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए, आपका एक सब्सक्राइबर मेरी जिंदगी बदल सकता है, ये आपको भी पता है। तो जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। चलिए 10वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 44 में, के में 44 में, याद रखेंगे। 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न क्या है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? बताइए किस राजवंश, जो राजवंश राजा थे जो दौरान महाबलीपुरम मंदिर जो बना था उसका निर्माण कौन राजवंश किया था? बता सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 11 का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश के समय महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था, पल्लव राजवंश के समय, ठीक है। 12वां प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, अगर आप महात्मा गांधी से पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ जाइए, मैंने नलिन अकाडमी में महात्मा गांधी से पढ़िए, ऑनलाइन है, लेकिन एमसीक्यू करवा दूंगा, टेंशन ना लें। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। राजनीतिक क्षेत्र में वो प्रवेश लिए थे, बताइए। 12वां का प्रश्न का आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन। चंपारण मतलब बिहार में हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? डेट आप बताएंगे, बहुत ईजी प्रश्न है। 13वां प्रश्न आप बताइए, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका मैं एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ, बीपीएससी 3 तारीख को आ रहा है, तो उसमें मैं एनसीईआरटी का चलवा रहा हूँ, खान सर का चलेगा, उसमें सुल्तान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चलेंगे, उसमें दिल्ली सल्तनत का ऑनलाइनर चलेगा। आप चाहेंगे तो बिहार एसएससी वाले लोग, बीपीएससी वाले पढ़ लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली सुल्तान और मुगल ये सब सारी चीज़ से पूछते हैं ज्योग्राफी से, और एमसीक्यू तो मैं करवा दूंगा दिल्ली सल्तनत का, टेंशन ना लें। अभी साइंस का चल रहा है इसलिए साइंस में खत्म कर देते हैं। तो चलिए इसका आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। क्या बोलेंगे? फिरोज शाह तुगलक। उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया था। 14वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति अपनाई? बताइए हड़प्पा नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मैं चाहूँगा बीपीएससी के तहत बनाया था, अब मैं बीपीएससी के तहत ही बनाऊंगा, लेकिन ऑनलाइनर और एमसीक्यू दोनों बनाऊंगा, और जो कि आप बिहार एसएससी वाले पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिए। 14वां प्रश्न का याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा हड़प्पा नीति, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये फेवरेट है बिहार एसएससी का। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपको जनजाति पे मैंने एमसीक्यू नहीं करवाया, मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लें। वो चल रहा है, याद रखिएगा। अगर कुछ भी जानना है विविध प्रश्न में चल रहा है, जाइएगा नलिन अकाडमी प्लेलिस्ट में, विविध प्रश्नों में मिल जाएगा। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? आपका जवाब आपके सामने। तो 15वां का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, असम। अहोम असम, याद रखेंगे। चलिए 16वां प्रश्न फटाफट खत्म करते हैं। बताइए 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? बताएंगे। सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है, यानी कि ऊंचा बांध पूछता तो टिहरी बांध होगा, लेकिन बड़ा बांध पूछ रहा है तो क्या होगा बताइएगा। देखिए इसमें बड़ा बांध और ऊंचा बांध और दोनों टिहरी बांध होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीराकुंड बांध और वो नहीं है, ठीक है। तो हीराकुंड रहता तो हो जाता यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा बांध है तो टिहरी बांध, ऊंचा भी बांध टिहरी बांध हो जाएंगे। मतलब इस तीन ऑप्शन से ज़्यादा ऊंचा कौन है? तो टिहरी बांध, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छांटने का है, ऐसा नहीं कि सोचिए गलत दे दिया, ऐसा कुछ नहीं देता। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रीय वाले रेखा को क्या कहा जाता है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखेंगे। 17वां का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, आइसोबार। क्या कहेंगे? आइसोबार, याद रखेंगे। 18वां प्रश्न आपके सामने। 18वां प्रश्न क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधा और पशु प्रजातियों में विविधता होती है। क्यों होती है? किसके कारण होती है? आपके सामने ऑप्शन है। 18वां का आंसर याद रखिएगा, बढ़ती है। विविधता क्या होती है? बढ़ती है, मतलब अलग अलग ढंग की पेड़ पौधे दिखते हैं। अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाइएगा, भूमध्य रेखा की ओर से जाने वाले पौधे को, पशु को देखिएगा तो, ठीक है। आगे चलेंगे। 19वां प्रश्न आपके हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 19वां प्रश्न में है, 19वां प्रश्न क्या है, थोड़े ऊपर कर। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादा जोरावर सिंह
साहेबजादा जोरावर सिंह और साहेबजादा फतेह सिंह की स्मृति में किस तिथि को वीरवाल दिवस के रूप में घोषित किया? बताइए, ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा, याद रखिएगा। साहिबजादा जोरावर सिंह, याद रखेंगे, साहिबजादा फतेह सिंह की स्मृति किस तिथि के वीर काल में दिया गया है? ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा, याद रखेंगे। तो तिथि बताएंगे तो 19वां प्रश्न आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर। कब? 26 दिसंबर को, याद रखिएगा, 26 दिसंबर को। अभी स्टैटिक्स में भी और करंट में भी मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 20वां प्रश्न आपके सामने है। 20वां प्रश्न आपके सामने, 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। 20वां प्रश्न क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। फटाफट जवाब देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 20वां प्रश्न का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, FII द्वारा शेयर किया गया है। FII के द्वारा शेयर की बिक्री, शेयरों की बिक्री, याद रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का मैं अभी नहीं करवाया हूँ, इकोनॉमिक्स का करवा दूंगा, टेंशन ना ले। आपको बिहार एसएससी का मैं जब जीके का गारंटी लिया हूँ तो लूँ। कौन दक्षिण ध्रुव की अकेले, ठीक है, कौन जो है दक्षिण ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशीय एवं श्वेता महिला बनी है? बताएंगे। श्वेता महिला बनी है, मतलब बलपूर्वक वो पार की है अकेले यात्रा करके, बताएंगे। और ऐसे प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये मैंने अपडेट करवा दिया है क्योंकि बिहार एसएससी से ही जुड़ा हुआ है। तो बताएंगे किसवां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हरप्रीत चंडी। कौन है? हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव का अकेला यात्रा की थी। 22वां प्रश्न आपके सामने है। 22वां प्रश्न क्या है कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखेंगे। सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 23वां प्रश्न आपके सामने है। 23वां प्रश्न क्या है कि भारत में सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बताएंगे। भारत में सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये बताएंगे। तो बताइए, आपके सामने 23वां प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2012। ये सब स्टैटिक जीके में चलेंगे। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। 24वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? इसका क्या मतलब है? आपके सामने कौन सा योजना है, इसका जवाब देंगे। तो 24वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महिला स्मृति योजना। याद रखेंगे, महिला स्मृति योजना। बाहर बच्चे सीटी बजा रहे हैं, मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। चलिए 25वां जो है प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये सब स्टैटिक जीके में आएंगे, याद रखेंगे। तो 25वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, 2018 को, याद रखेंगे, 2018 को। चलिए 26वां प्रश्न आपके सामने है। 26वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कार किया था? बताइए, लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कार किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आविष्कार पे मैं MCQ साइंस का करवा दूंगा, टेंशन न लें, वो भी अच्छे से PDF करके। 26वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, 26वां प्रश्न का जवाब आपके सामने आ गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर टी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। याद रखिएगा, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऐसे याद करते थे, लेकिन ये घुमाया क्वेश्चन, बस लंबी दूरी कर दिया। 27वां प्रश्न आपके सामने है। 27वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? मतलब कोई भी खिलाड़ी है, उसके तत्काल ऊर्जा, अचानक एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो बताएंगे क्या दिया जाता है। तो याद रखेंगे 27वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे। चलिए 28वां प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 28वां प्रश्न क्या है कि टेनिस में ग्रैंड स्मैश जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। खिलाड़ी से कि प्रथम कौन जीता है, क्या जीता है, उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा, टेंशन ना लें। चलिए टेनिस में ग्रैंड स्मैश जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, महेश भूपति, याद रखेंगे, महेश भूपति, सॉरी स्पीड में हो जाते गड़बड़, चलिए टंग फिसल जाते हैं। चलिए 29वां प्रश्न आपके सामने है। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश ने तमिल एक अधिकारी भाषा है? आप तो जानते हैं तमिल एक अधिकारी भाषा किसका है, आप जानते हैं। 4 ऑप्शन है, तो आप जानते हैं सिंगापुर का है कि और कहीं का है, कि श्रीलंका का है, कहीं और का है, बताइए। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ई, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों का, याद रखेंगे, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों का, याद रखिए। 30वां प्रश्न आपके सामने है। 30वां प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताएंगे। घोषित कहिए, आयोजित किए, कहाँ किया जाता है? तो गंगा सागर मेला आप जानते हैं कहाँ करेंगे, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि गंगा जाकर वहीं समापन होगी। क्योंकि क्या बनाती है, बताइए, आप जवाब देंगे। सुंदरबन डेल्टा है, लेकिन क्या बनाती है बताइए?
ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए आपके सामने 31 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। बताइए कौन सा पुरस्कार जो है उपन्यास से दिया जाता है। इससे भी संबंधित प्रश्न एमसीक्यू करवा दूंगा, अभी राष्ट्रमंडल से मैं डालने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा बुकर पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा उपन्यास से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 32वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से 32वां प्रश्न बताइए कि निम्न में से भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी जवाब देंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन हैं आप बताएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, लता मंगेशकर भी हैं लगते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सभी हैं, क्योंकि आपके सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर को मिला था और स्टैटिक जीके में मिला है, याद रखेंगे। आगे चलिए 33वां प्रश्न आपके सामने है। अभी शकुंतलम एक है, क्या है? उपन्यास है, ड्रामा है, कविता है, कहानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखेंगे ड्रामा है, क्या है? ड्रामा है, अभी शकुंतलम, याद रखेंगे। 34वां प्रश्न आपके सामने है। 34वां प्रश्न में है कि काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में सदस्य होते हैं कितने? काला सागर जो है आर्थिक सहयोग क्षेत्र में कितने सदस्य होते हैं? आपके सामने जवाब देना है। तो याद रखिए 34वां का ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य होते हैं। बाहरी आवाज़ों के लिए इरिटेटिंग हो रहा है मूड, क्या करें। चलिए, काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में 12 सदस्य होते हैं। चलिए आगे 34वां प्रश्न आपके सामने है। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र का सदस्य कितने थे? तो याद रखिएगा 12। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए आगे चलेंगे। आगे प्रश्न क्या है कि चौराहा, ठीक है, चौराहा को कहते हैं, चौराहा पोर्ट जो है भारत द्वारा विकसित किया गया है। चौराहा पोर्ट जो है भारत द्वारा विकसित किया गया है, कहाँ किया गया है, कौन से देश में किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 35वां का प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ईरान में किया गया है। ठीक है, चौराहा पोर्ट जो है वहाँ किया गया है, कहाँ? ईरान में, जहाँ आप आते जाते नहीं। चलिए 36वां प्रश्न अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? याद रखिएगा, ज्योग्राफी का स्पेशल प्रैक्टिस चलेगा जब तक साइंस खत्म ना हो। तो याद रखिएगा पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच चलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 36 का आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी भारत और श्रीलंका में पाक जो है जल संधि है, याद रखेंगे। याद रखिएगा 37वां प्रश्न आपके सामने है। 37वां प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सार्क सदस्य नहीं है? सार्क सदस्य नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। 37वां का प्रश्न का आंसर जवाब देंगे। नहीं में पूछ रहा है तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी म्यांमार जो है नहीं है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान है, याद रखेंगे। और भी लोग हैं, बताएंगे कितने लोग हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताएंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 38वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 38 प्रश्न का जवाब देंगे। तो 38वां प्रश्न का जवाब क्या है? आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी जड़ोल मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जड़ोल मिट्टी पाया जाता है, याद रखेंगे। 29वां प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 39 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। 40वां प्रश्न आपके सामने है। 40वां प्रश्न क्या है? पोटाल पैलेस, याद रखिएगा। पोटाल पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। पोटाल पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? आपके सामने 40 का आंसर का जवाब दीजिए। जोधपुर के महाराणा का, याद रखिएगा, पोटाल पैलेस। 41वां प्रश्न आपके सामने है। 41वां प्रश्न है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बताइएगा कौन सुल्तान था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। कौन सुल्तान था? तो याद रखेंगे 41वां का प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी बलबन जो था बिहार को शामिल किया था दिल्ली सल्तनत में। तो मेरे भाई 42 हाँ 42 ना, 41 तो मैंने करवा दिया। चलिए 42 का आंसर का जवाब देंगे। 42 का याद रखेंगे। बिहार जो है प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ये बताइएगा। आपके सामने है किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? प्रोविंशियल जो है सभा वह कहाँ हुआ था? बताइए। 42 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 1930 में, याद रखेंगे 1930 में, वर्ष 1930 में। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। 43वां प्रश्न का जवाब है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको मैंने बिहार स्पेशल जीके में बनाया है, याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए बनाया था, उसमें जाइए जरूर देखेंगे। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके सामने 43 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 94
4163 वर्ग किमी। याद रखेंगे 44 का जवाब देंगे, 44 का आंसर का जवाब देंगे। किस नदी को बिहार के घाघरा के नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताइए घाघरा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है बिहार में? याद रखिएगा बिहार का चल रहा है, तो याद रखेंगे 44 का ऑप्शन नंबर जवाब देंगे। 44 का ऑप्शन नंबर बी महानंदा। याद रखेंगे महानंदा को याद करते हैं। याद रखिएगा 45वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। सोराठ मेला मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में करवाया है, ऐसा बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। सोराठ मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? रिपीट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। याद रखेंगे। ये बताइए बहुत अच्छा प्रश्न है। 46वां प्रश्न क्या है? बताइएगा कि अगस्त 2023 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, यह किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 46 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 47वां प्रश्न आपके सामने है। 47वां प्रश्न क्या है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम द्वितीय योजना को लागू करता है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है फेम द्वितीय योजना को लागू करता है? 47 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग मंत्रालय। याद रखेंगे। 48वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। 48वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे कि भारत ने किस हवाई अड्डा पर देश का पहला रीडिंग लाउंज खोजा गया? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे। 4 ऑप्शन का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा 48 का आंसर का जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। याद रखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। याद रखेंगे। आगे चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने है। 19वां प्रश्न में क्या है? 19वां प्रश्न क्या बोलता है? 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी के रूप में घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। 49 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑल इंडिया लिमिटेड। याद रखेंगे। 50वां प्रश्न और इसका जीके का अंतिम प्रश्न है, फिर साइंस का चलेंगे। याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FBI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? याद रखिएगा। आपके सामने 50वां का प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। याद रखेंगे सिंगापुर। चलिए ये आपका 50वां प्रश्न खत्म होते हैं। जिसका मैंने पढ़ाया बायोलॉजी से उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। बताएंगे मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको पता है कि मानव हड्डी में जब भी जुड़ेंगे तो कैल्शियम से जुड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे। चलिएगा साइंस से संबंध है, बताइएगा। 52 का आंसर का जवाब दीजिए। ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ट्रोकोमा जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी आंख से। याद रखेंगे। किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आंख से संबंधित है। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बताइए आपके सामने ये है कि 53 4 रक्त है, ए बी और बी और ओ, इन में से किससे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, सार्वभौमिक दाता। बताइए। तो याद रखिए 53 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए ओ। ठीक है, कहे ओ। याद रखेंगे। चलिए रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताइए रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? आपके सामने 54 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। याद रखेंगे विटामिन ए। 55 का आंसर का जवाब देंगे। 55 का आंसर का जवाब दीजिए। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? बताएंगे। 55 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी ठंडा और शुष्क स्थिति में। याद रखेंगे। चलेंगे 55 का आंसर का जवाब दीजिए। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? 56 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए भ्रूण पोषण। याद रखिएगा भ्रूण पोषण। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 57 का आंसर का जवाब दीजिए। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? आपके सामने कौन सी ऊर्जा बढ़ती है ये बताइए। तो 57 का आंसर का जवाब देंगे विद्युत ऊर्जा। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। याद रखेंगे। 58 के आंसर का जवाब देंगे। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। याद रखिएगा 58 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए निलंबन प्रकार। याद रखेंगे। चलिए रेक्टिफायर का उपयोग जो है, रेक्टिफायर का उपयोग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी AC से DC। याद रखेंगे। चलिए आगे चलिए 60 क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा के स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। याद रखिएगा 60 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित हो जाता है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं और मेहनत से आपके लिए लाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।